केमिस्ट्री में फॉर्मूला मास से आप क्या समझते हो और ये कितने टाइप्स का होता है? नमस्ते, मेरा नाम अंदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई? फॉर्मूला मास। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन ऑफ फॉर्मूला मास। लिखो यहां पर क्या लिखा है? तो भाई पहले हम क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन ऑफ फॉर्मूला मास। फिर हम क्या पढ़ेंगे? बिल्कुल वैसे ही बताओ, रिलेटिव फॉर्मूला मास। फिर हम क्या पढ़ेंगे? क्या? एब्सोल्यूट फॉर्मूला मास। और फिर क्या होगा? एवरेज फॉर्मूला मास। ओके, तो देखो हमारे पास HCl का तो मॉलिक्यूल बन गया था, isn't it? फॉर एग्जांपल मेरे पास H2O का मेरे पास क्या बनता? बाकायदा एक मॉलिक्यूल बनता है ना, isn't it? लेकिन आपको पता है NaCl का कोई मॉलिक्यूल नहीं होता। मतलब ये Na और ये Cl है ना। देखो आप इसमें अंतर कैसे मालूम कर सकते हो कि मॉलिक्यूल है कि नहीं है? आप जब पानी में डालते हो ना, नहीं फॉर एग्जांपल मेरे पास HCl है, मेरे पास क्या है? HCl, ठीक है। या फिर मान लिया मेरे पास वही, चलो आप ये मानो मेरे पास क्या मान लिया? SO2 है। ये एक मॉलिक्यूल है ना, SO2। तो मैं कहता हूं SO2 एक मॉलिक्यूल है और NaCl एक मॉलिक्यूल नहीं। आपको कैसे कैसे? जब मैं पानी में इसको डालूंगा ना SO2 को, तो SO2 के मॉलिक्यूल के जो एटम है वो अलग अलग नहीं होंगे। मतलब सल्फर और 2 ऑक्सीजन अलग अलग वहां पर नहीं होंगे। लेकिन जब मैं पानी में किसको डालूंगा? NaCl को, तो Na और Cl क्या आ जाएंगे? अलग अलग। Na इस साइड भाग जाएगा, Cl यहां भाग गया, अलग हो गया। तो इसका मतलब क्या? यहां पर कोई मॉलिक्यूल है, ये तो मॉलिक्यूल है लेकिन ये मॉलिक्यूल नहीं होता। ओके, देखो मॉलिक्यूल में कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना बहुत आसान होता है। उसके अराउंड जितने एटम जुड़ रहे हो ना, वही क्या उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो SO2 के मॉलिक्यूल में सल्फर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? SO2 के मॉलिक्यूल में सल्फर का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ क्या है? 2 है। कितना है? 2 है। लेकिन NaCl में आपको, अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 1 है। लेकिन वास्तव में 1 ना होता है। ये क्या होता है? 6। कितना होता है ये? याद करो जब आपने क्या पढ़ा था, जब आपने फेस सेंटर्ड क्यूबिक आपने नहीं पढ़ी थी क्या? पढ़ी होगी ना आपने। उसमें क्या आया करता? इस यूनिट सेल के कॉर्नर पे क्या होते हैं? तो आपको अभी पता नहीं भाई, ये हमने उसमें पढ़ाते हैं 12वीं में। क्या आप 11वीं में पढ़ रहे हो? होता क्या वास्तव में, जो NaCl होता है ना, उसमें कोई मॉलिक्यूल नहीं बन पाता। उसमें क्या होता है? उसमें Na आयन, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन अलग अलग होती हैं, लेकिन ये पैक कर रखी होती हैं। कैसे? यहां कौन मान लिया? सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन, सोडियम, मतलब सोडियम क्लोराइड। क्या? सोडियम का एटम नहीं होता। सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन कहां जा रखा होता है? क्लोरीन के पास। तो सोडियम 1 प्लस, क्लोरीन 1 नेगेटिव। तो यहां पर कौन है? सोडियम आयन। यहां कौन है? क्लोराइड आयन। यहां कौन है? सोडियम आयन। यहां कौन है? क्लोराइड आयन। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड नहीं आपको? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम, ये अल्टरनेट पे रखे होते हैं सारे के सारे। तो एक सोडियम को पता है कितने क्लोराइड घेरते हैं? जब आप ऐसे सोडियम और क्लोराइड एटम को, क्लोराइड आयन को ऐसे स्पेस में बार बार क्या कर दोगे? रिपीट कर दोगे ना, तो एक सोडियम आयन को कितनी क्लोराइड आयन घेरेंगी? 6। और एक क्लोराइड आयन को कितनी सोडियम आयन घेरेंगी? 6 घेरेंगी। क्या समझे बात? नहीं आपको, मतलब इनका कोई मॉलिक्यूल नहीं होता, मैं कह रहा हूं। क्या? इन्हें कोई मॉलिक्यूल, मतलब ये इतना मॉलिक्यूल का आप आइडिया से लगा सकते हो कि ये आपस में मजबूती से बंधे होते हैं। अगर मैं इसको मेल्ट कर दूंगा ना, किसको? SO2 को, तो उसमें SO2 का पार्टिकल घूमेगा। क्या? अगर मैं इसको मेल्ट कर दूंगा ना, तो SO2 तब भी आपस में, एक S और 2 O2 आपस में अलग अलग नहीं होंगे। SO2 का पार्टिकल घूमेगा। लेकिन अगर मैं NaCl क्या कर दूंगा? गर्म कर दूंगा ना, तो Na अलग मूव करेगा और Cl, मतलब N और Cl अलग अलग होते हैं उसके अंदर, वो एक दूसरे के ऊपर मूव कर सकते हो। बात आपको पहले पड़ गई? तो ये क्या, इनको बोलते हैं पीरियोडिक सिस्टम। क्या बोलते हैं? तो यहां पर कोई फॉर्मूला नहीं बन सकता। यहां पर कोई फॉर्मूला, यहां पर मॉलिक्यूल नहीं होता। मतलब Na और Cl नहीं है। आपने पढ़ा होगा ना छोटी क्लासेस में, कोवलेंट बॉन्ड होता है। क्या होता है? एक होता है ना कोवलेंट बॉन्ड।
तो Na और Cl में कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता, तो कोवलेंट बॉन्ड ना होना तो मॉलिक्यूल भी नहीं बनता, मॉलिक्यूल नहीं बनता, फिर बिना कोवलेंट बॉन्ड के मॉलिक्यूल नहीं बनता। उनको बोलते हैं पीरियोडिक सिस्टम। इनमें Na और Cl आयन को बार बार रिपीट करके और एक क्या बोलते हैं, मतलब इनको पैक किया होता है, जैसे नहीं होता एक बक्से के अंदर हम लड्डू और रसगुल्ले पैक कर दें अल्टरनेट वेज में, वैसे क्या होते हैं सोडियम और क्लोराइड आयन के हाल अलग अलग उसमें उसी के अंदर पैक कर रखी होती है ऊपर नीचे रख के। आगे आपको ये तो ऐसे तो कई कंपाउंड में का तो मॉलिक्यूल होता है और कई कंपाउंड का मॉलिक्यूल नहीं होता, तो इनको क्या बोलते हैं, तो इनका आप मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल सकते क्योंकि NaCl कोई मॉलिक्यूल होता ही नहीं, इनका आपको फिर क्या निकालना पड़ता है, फॉर्मूला मास। इन्हें क्या निकालना पड़ता है आपको, तो नमक का मॉलिक्यूल, तो नमक पानी का मॉलिक्यूल होता है, पानी का फॉर्मूला भी क्या होता है H2O, और पानी का मॉलिक्यूल भी क्या होता है H2O, लेकिन नमक का कोई मॉलिक्यूल नहीं होता, उसका सिर्फ फॉर्मूला होता है, कौन सा, NaCl। मतलब अगर मेरे पास नमक का एक टुकड़ा है ना, तो उसका मतलब क्या है, NaCl मतलब क्या है कि उसमें जितने क्या है उस नमक के टुकड़े में जितने सोडियम है उतने ही क्या उसके अंदर क्लोरीन है, उनका रेशियो बढ़ा है, ये सिर्फ उनका रेशियो दिखा रहा है। ओके, तो ऐसे कैसे हम कैसे निकालते हैं, तो एक फॉर्मूला यूनिट का मास, इसको मैं क्या बोलूंगा, एक फॉर्मूला यूनिट। तो व्हाट इज फॉर्मूला मास, मास ऑफ वन फॉर्मूला यूनिट, मास ऑफ इज कॉल्ड फॉर्मूला मास। तो इनका फॉर्मूला मास निकलेगा, तो Na का क्या करो, तो Na का मास जोड़ दो किसमें, Cl के मास में, क्या आ जाएगा मेरे पास, NaCl का फॉर्मूला मास आ जाएगा। आसान है, मुश्किल है, ठीक है, वेरी गुड। फिर हमारे पास क्या बताओ भाई, फिर होता हमारे पास रिलेटिव फॉर्मूला मास। क्या रिलेटिव फॉर्मूला मास क्या होता है कि किसी फॉर्मूला यूनिट का मास, किसी फॉर्मूला यूनिट का मास कार्बन के 12वें टुकड़े से कितना ज्यादा है। क्या किसी मॉलिक्यूल नहीं, किसी फॉर्मूला यूनिट का मास कार्बन के 12वें टुकड़े से कितना, आमतौर पे हाइड्रोजन कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन तो आपने आपको पढ़ाया था असल में क्या होता है, जो कार्बन का एटम होता है ना, इसका एटम, कार्बन के एटम के आप हाइपोथेटिकली कितने कितने टुकड़े कर दो, 12 टुकड़े, तो कार्बन के एटम का जो 12वां टुकड़ा होगा उसके मुकाबले कोई फॉर्मूला यूनिट कितने गुना भारी है, उसे क्या बोलते हैं, रिलेटिव फॉर्मूला मास। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे ये मेरे पास एक फॉर्मूला यूनिट है, ठीक है, अब आप फर्ज करो कि हमारे पास जो नमक है ना उसमें सारे सोडियम तो क्या है 23 वाले, और सारे क्लोरीन क्या मान लिया 35 वाले, ये मान लो। अगर हमारे पास जो नमक है उस नमक में कुछ समय के लिए मान लो भाई उसमें सारे के सारे सोडियम कौन से 23 मास वाले सोडियम एटम, और क्लोराइड क्या है 35 मास वाले, ठीक है, तो इसका मास क्या होगा मेरे पास 23 और 35 58। तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो मतलब आसपास 58 के आसपास, क्योंकि आपको पता वैसे तो मास क्या होते हैं फ्रैक्शनल, क्या होते हैं ये फ्रैक्शनल होते हैं भैया, ठीक है, लेकिन इसका अगर ये सारे 23 मास के और ये सारे क्या है 35 मास के हमारे नमक के अंदर, तो इसकी एक यूनिट का मास कितना बताओ 23 और 35 58 नहीं क्या, तो हम क्या बोलेंगे इसका फॉर्मूला मास क्या होगा बताओ 58। तो हम क्या बोलेंगे हाइड्रोजन कार्बन के 12वें टुकड़े से अगर मैं कार्बन एटम के 12 टुकड़े कर दूं तो उनमें से कोई एक टुकड़ा उठा लूं, मैं कार्बन एटम के 12 टुकड़े कर दूं और उनमें से कोई एक टुकड़ा उठा लूं, उस एक टुकड़े के मुकाबले ये फॉर्मूला यूनिट कितने गुना भारी होगा आपको 58 गुना भारी होगी, तो इसका नाम क्या हो गया, ठीक है, इसका रिलेटिव मास, रिलेटिव फॉर्मूला मास। यानी कोई फॉर्मूला यूनिट कार्बन 12 के कोई फॉर्मूला यूनिट नॉर्मल कार्बन एटम के 12वें टुकड़े से कितने गुना भारी है, कितने गुना ज्यादा मास रखती है, वो क्या होता है उसका रिलेटिव फॉर्मूला मास। बिल्कुल वही बात, जैसे मॉलिक्यूलर मास था ना, बिल्कुल वैसे ही होता है ये। आ गया, फिर क्या होता है हमारे पास एब्सोल्यूट फॉर्मूला मास। क्या होता है एब्सोल्यूट फॉर्मूला मास। एब्सोल्यूट फॉर्मूला मास क्या होता है, अगर आपने इस फॉर्मूला यूनिट के सोडियम और क्लोरीन के 35 mu और 23 mu मास जोड़ दिए, 35 mu और
तो ये 23 और 35 क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, इसके रिलेटिव एटॉमिक मास होते हैं ना। तो अगर आप इन दोनों के रिलेटिव एटॉमिक मास जोड़ोगे तो इसका मास भी क्या आएगा, रिलेटिव फॉर्मूला मास। अगर फॉर्मूला में 2 एटम है तो अगर आपने इन एटम्स के रिलेटिव एटॉमिक मास जोड़े तो फॉर्मूला का मास भी कैसा आएगा, फॉर्मूला यूनिट का रिलेटिव फॉर्मूला मास। लेकिन अगर मैं 23 एमयू को ग्राम में कन्वर्ट कर लूं और 35 एमयू को भी ग्राम में कन्वर्ट कर लूं, या इसको भी किलोग्राम में या इसको भी और किलोग्राम, मैं इसको भी किलोग्राम में, तो इस उस और मैं यानी कि मैं 23 और 35 जोड़ता हूं तो मेरे पास आएगा रिलेटिव फॉर्मूला मास। लेकिन अगर मैं 23 एमयू ग्राम बना के और 35 एमयू के भी ग्राम में कन्वर्ट करके, कैसे, 23 एमयू होता है, 1 एमयू कितना होता है, इंटू 1.66 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, नहीं है आपको। तो ये हमारे पास क्या बताओ भाई, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, ये क्या सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास, ये क्या है सोडियम का एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। ये आसपास है, ध्यान रखियो भाई, मैंने हालांकि फ्रैक्शन में होता है, ठीक है बात। मैं बेटा सिंपल स्टिक यहां पर क्या लिख रहा हूं, मास नंबर, मास नंबर क्या आपको आगे पढ़ाएंगे, ठीक है बात। तो अगर मैंने सोडियम का ये क्या है रिलेटिव एटॉमिक मास, ये क्या सोडियम का एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, ठीक है। सिमिलरली 35 एमयू क्या है क्लोरीन का रिलेटिव एटॉमिक मास, और 35 गुणा 10 की 1.66 10 की पावर माइनस 24 ग्राम क्या इसका। अगर मैं ये जोड़ता हूं तो पता क्या आ जाएगा इसका, अगर मैं इन एटम्स के रिलेटिव एटॉमिक मास जोड़ता हूं तो फॉर्मूला यूनिट का भी क्या आएगा, रिलेटिव फॉर्मूला मास। और अगर मैं इनके क्या जोड़ता हूं, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास जोड़ता हूं इसके में, तो मेरे पास क्या जाएगा इसका एब्सोल्यूट फॉर्मूला मास। आसान तो है नहीं आपको। तो 2 तरीके हैं एब्सोल्यूट फॉर्मूला मास निकालने के, कि फॉर्मूला यूनिट में जितने एटम है ना उन सभी के एब्सोल्यूट एटॉमिक मास जोड़ दो। एब्सोल्यूट मतलब ग्राम किलोग्राम में जो भी इनके वो उनको जोड़ दो आराम से, आगे आपको। दूसरा क्या तरीका होता है कि इसका रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल लो पहले, कितना जाएगा 58 एमयू, कितना जाएगा तकरीबन, उसको सीधे किसमें कन्वर्ट कर लो फिर, ग्राम्स में या किलोग्राम्स में। तो 58 एमयू इज इक्वल टू 58 इंटू 1.66 10 की पावर माइनस आगे आपको भी, या 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम कर लो या टन कर लो, वो क्या हो जाएगा इसका एब्सोल्यूट फॉर्मूला मास, नहीं आपको ये, ओके। और अब आखिर में पता क्या होता है, अब होता है हमारे पास भाई कि एवरेज फॉर्मूला मास, क्या एवरेज फॉर्मूला मास। अब चलो मैं भाई सिंपल एवरेज फॉर्मूला मास कैसे निकालोगे आप, तो भाई एवरेज फॉर्मूला मास निकालने का बिल्कुल सेम तरीका होता है कि अगर आप, क्योंकि आपको पता है नेचर में अगर आप इनके एवरेज एटॉमिक मास जोड़ते हो, क्या अगर आप क्या जोड़ते हो उनके, अगर आप इनके एटॉमिक मास जोड़ते हो तो इसका क्या आएगा फॉर्मूला मास, वही तो आएगा ना। चाहे रिलेटिव हो तो क्या हो, अरे भैया आपने इनके एटॉमिक मास जोड़ दिए तो फॉर्मूला का भी क्या आएगा फॉर्मूला मास, नहीं आपको। अगर आपने इनके क्या जोड़ दिए बताओ, रिलेटिव एटॉमिक मास, तो क्या आ जाएगा रिलेटिव फॉर्मूला मास। आपने क्या जोड़ दिए इनके एटॉमिक मास, तो क्या आ जाएगा इसका फॉर्मूला मास। लेकिन अगर मैं इनके भी क्या जोड़ दूं एवरेज एटॉमिक मासेस, क्या जोड़ दूं, तो इसका भी क्या आएगा मेरे पास एवरेज फॉर्मूला मास। आप कहोगे एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, भाई एवरेज एटॉमिक मास ये होता है, आपको पता होगा कि नेचर में, फर्ज करो मान लिया नेचर में आपको पता, मान लिया सारा सोडियम मिलता है, मान लिया नेचर में जो भी सोडियम मिलता है ना वो सारा कौन सा 23 वाला, क्या मान लो आप नेचर में कुछ समय के लिए आप क्या मान लो कि नेचर में सारे का सारा जो सोडियम मिलता है कौन सा मिलता है, मान लिया 23 मास वाला मिलता है। लेकिन क्या मानो क्लोरीन जो है ये मिलता है 2 तरह का, कौन कौन सा, एक तो क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37, नहीं आपको। लेकिन आपको पता ये क्या मिलता है 3 गुना मिलता है, ये क्या मिलता है 1 गुना। अगर 4 एटम आप लेके आओगे ना तो 3 एटम मिलेंगे 35 के, एक एटम किसका मिलेगा, तो क्लोरीन का एटम का
एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया था। तो 35 गुणा 3 प्लस 37 गुणा 1 बाई 4, टोटल कितने कितने, अरे भाई 3 भाग मिलता है 35, 1 भाग क्या मिलता है 37, टोटल कितने भाग हो गए, 4 हो गए ना, नहीं समझे बात। तो इसकी अबंडेंस, इन दोनों की रिलेटिव अबंडेंस का सम, उसे भाग कर दो और 35 के मास को 35 के अबंडेंस से प्लस 37 के मास को, तो ये कितना आएगा मेरे पास 35.5 आएगा, नहीं है आपको। तो क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, तो क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है बताओ, 35.5 होता है, नहीं है आपको। अब अगर आपने 23 प्लस 35 जोड़ा तो क्या आएगा फॉर्मूला मास, लेकिन आपने 23 प्लस 35.5, आपने 23 प्लस 35 जोड़ा तब भी फॉर्मूला मास, 23 प्लस 37 जोड़ा तब भी क्या आएगा फॉर्मूला मास, लेकिन 23 प्लस 35.5 जोड़ दिया वो क्या आ जाएगा आपके पास एवरेज फॉर्मूला मास। आसान है मुश्किल है, ठीक है, वेरी गुड, ओके ठीक है भाई। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।